हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन एसओआईसी यूट्यूब चैनल वील बी एनालाइजिंग अ कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ से ऊपर है। अभी तक एसओआईसी के यूट्यूब चैनल पे जितने भी हमने कंपनीज का एनालिसिस करा है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 1 लाख करोड़ था। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर वील बी एनालाइजिंग अ जायंट मार्केट कैप कंपनी। नेम ऑफ द बिजनेस इज HCL टेक्नोलॉजीज एंड इस बिजनेस एनालिसिस में हम 4 से 5 चीजों की बात करेंगे। पहली चीज की जो हम बात करने वाले हैं, तो पहले मैं आपके लिए एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक ER&D बिजनेस और एक IT सर्विस बिजनेस के अंदर क्या फर्क है, पहले मैं आपके साथ उसकी बात करूंगा। क्योंकि कई लोगों को आज भी ये मिसकंसेप्शन है कि जो ER&D बिजनेस और IT सर्विसेज बिजनेस है इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है, बट एक्चुअली में बोथ द बिजनेस आर वेरी वेरी डिफरेंट एंड आपको IT सेक्टर में ये सारी चीजें कोई बताता नहीं है। सेकेंड पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे कि HCL टेक्नोलॉजीज में 3 डिफरेंट सेगमेंट्स कौन से हैं। जैसे HCL टेक्नोलॉजीज में एक सेगमेंट है IT सर्विसेज का, फिर एक प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म का एक उनका बिजनेस सेगमेंट है, एंड फाइनली उनका एक ER&D का बिजनेस सेगमेंट है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिसिस में लिंक टू द सेकंड पार्ट हम लोग बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज की 3 बिजनेस स्ट्रेटेजीज के, कि उन्होंने अपने बिजनेस को मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3 सर्विसेज के अंदर डिवाइड करा है एंड इसका क्या मीनिंग है। साथ साथ उसके बाद हम बात करेंगे P2P एनालिसिस की एंड वील आल्सो लुक एट द वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी। क्योंकि वैल्यूएशंस और P2P एनालिसिस में हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, TCS एंड इन्फोसिस, अगर हम इनकी वैल्यूएशंस लें एंड इनका पीयर टू पीयर एनालिसिस करें तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड हम ये भी बात करेंगे कि अगर टेक महिंद्रा आज इन्फोसिस और TCS से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसके क्या रीजंस है, एंड साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि HCL टेक्नोलॉजीज आज डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसके भी क्या रीजंस है, एंड व्हाट कैन एक्चुअली मेक दिस डिस्काउंट गो अवे। इसके साथ साथ हमने एक्सेल शीट पे एक डिटेल्ड मॉडलिंग करी है विच विल फर्स्ट टाइम एवर एक्सप्लेन सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन फॉर HCL टेक्नोलॉजीज। माने सम ऑफ द पार्ट्स का क्या मीनिंग है। सपोज करते हैं आज यहाँ पे एक केक पड़ा है एंड केक के अंदर 4 पीसेज हैं। 4 पीसेज में 2 केक के पीस बहुत ही ज्यादा स्वाद है एंड जो थर्ड केक का पीस है उतना ज्यादा स्वाद नहीं है, एंड जो फोर्थ केक का पीस है दैट बेसिकली उसका टेस्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो माने 2 केक के पीसेस का टेस्ट काफी अच्छा है, थर्ड केक के पीस का टेस्ट एवरेज है एंड लास्ट केक का जो पीस है उसका टेस्ट इज बैड। तो नेचुरल ये है कि जो 4 केक के पीसेस हैं उन आप सबके लिए डिफरेंट वैल्यूएशन पे करेंगे। तो इस वजह से हमें सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन एनालिसिस आज हम फर्स्ट टाइम एवर एसओआईसी की वीडियो में सीखेंगे, एंड साथ साथ फाइनली वील टॉक अबाउट वैल्यूएशंस, एंटीथीसिस एंड थीसिस पॉइंटर्स की इस बिजनेस में एंटीथीसिस पॉइंटर्स क्या है एंड थीसिस पॉइंटर्स क्या है। विद दिस वील स्टार्ट द बिजनेस एनालिसिस ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम ER&D मार्केट का जो ले ऑफ द लैंड है उसको देखते हैं तो ER&D मार्केट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स हैं। तो पहले जो ER&D मार्केट में प्लेयर्स हैं दीज आर प्योरली ER&D कंपनीज। अगर आज हम LTTS की बात करते हैं, KPIT की बात करते हैं, आपसे कोई टाटा एलेक्सी की बात करते हैं, सो दीज आर प्योरली ER&D बिजनेसेस। फिर सेकंड टाइप के जो ER&D बिजनेस आते हैं दीज आर इंटीग्रेटेड ER&D बिजनेसेस, माने जो IT सर्विसेज कंपनी जो वो भी प्रोवाइड कर रही है IT सर्विसेज एंड साथ साथ जो ER&D सर्विस भी दे रही है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स है लाइक TCS, विप्रो एंड HCL टेक्नोलॉजीज। एंड साथ साथ हमारे पास ये भी एक यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ द लैंडस्केप क्या आता है, क्योंकि ER&D बिजनेस का क्या पर्पस है कि आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो काफी सारी कंपनीज इन हाउस ही रखते हैं। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द ER&D बिजनेस। अब एक ER&D बिजनेस एंड एक ट्रेडिशनल IT सर्विस बिजनेस के बीच में क्या फर्क रहता है, तो पहले हम ER&D बिजनेस को समझते हैं कि होता क्या है। तो जैसे हमने बार बार CRAMS एंड CDMO बिजनेस में पढ़ा कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में उनकी जो रिसर्च में हेल्प करती है। सिमिलरली जो ER&D बिजनेस है दिस इज ऑल्सो नोन एज अ CRADS बिजनेस, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू चेन में सिमिलैरिटी देखें CRADS बिजनेस की एंड CRO बिजनेस की, तो ER&D बिजनेस करती क्या है कि ये कंपनीज को प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, दैट इज फ्रॉम आइडिएशन टिल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टू डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर। फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग में भी हेल्प करेंगे, फिर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में भी हेल्प करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करती है एंड फाइनली जो प्रोडक्ट की लॉन्च है उसके अंदर भी हेल्प करती है। इट इज सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन अ फार्मास्यूटिकल बिजनेस। तो ER&D बिजनेस का ये मीनिंग है। अब ER&D बिजनेस एंड IT सर्विसेज के अंदर क्या क्या फर्क रहते हैं, तो फर्स्ट की फर्क क्या रहते हैं, फर्स्ट की डिफरेंस क्या है कि IT सर्विसेज में एक जो एम्प्लॉय की स्किल है वो बहुत ज्यादा फंजिबल है।
माने आईटी सर्विसेज में एम्प्लॉइज की जो स्किल काफी ज्यादा फंजेबल रहती है, तो ER&D बिजनेस में एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ER&D बिजनेस में क्योंकि एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज को रिटेन करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से ER&D बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑपरेटिंग डी लेवरेज भी बहुत ज्यादा रहती है। इसका सिंपली मीनिंग है कि आप हमेशा क्या करते हैं कि आप जो आपके इंजीनियर्स हैं, आपको उनके जो बेंच का साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रहता है। इसका मीनिंग है, सपोज करते हैं कि ER&D के अंदर बहुत ज्यादा एकदम कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, बट आपकी जो एम्प्लॉई फोर्स है इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी उस टाइम पे कि आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। पर आपके पास लार्जर बेंचेस हैं और आपके पास ज्यादा वर्कफोर्स है, तो आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस वजह से इस बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप थोड़े से एम्प्लॉइज हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा रखते हैं। एंड इस बिजनेस में इस वजह से ऑपरेटिंग डी लेवरेज भी बहुत ज्यादा है। अगर आप टाटा एलेक्सी के 2019-2020 के अंदर यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखते हैं, जब थोड़ी सी डी ग्रोथ हुई थी, तो यू विल सी कि मार्जिन्स में बहुत ज्यादा मैसिव डी ग्रोथ हो गई थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि आपकी जो बेंच है उसका साइज ज्यादा है, तो बेंच का साइज ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा भी ऑपरेटिंग डी लेवरेज हो तो आपके मार्जिन्स पे बहुत इंपैक्ट आता है। सिमिलरली अगर आप यहां देख सकते हैं कि अब क्या हो रहा है कि क्योंकि इन कंपनीज में ग्रोथ बहुत ज्यादा आ रही है कि आपका बेंच का साइज ऑलरेडी बहुत ज्यादा था एंड आपका बेंच थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज था, तो जैसे ही आपके पास ग्रोथ आती है तो अगेन आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन कर जाती है। सो वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंसेस दोनों बिजनेसेस के बीच में ये है। एंड यहां पे एक डिफरेंस और क्या है कि अगर अट्रिशन होती है, तो अट्रिशन में इवन दो आईटी सर्विसेज को बहुत इंपैक्ट होता है, बट ER&D बिजनेस को अट्रिशन का और भी ज्यादा इंपैक्ट होता है, क्योंकि एकदम आप एक न्यू इंजीनियर को ढूंढ के उसको रिप्लेस करना, उसको ट्रेन करना, इट इज अ लॉन्ग जेस्टेशन प्रोसेस। सो दिस इज वन ऑफ द सेकंड की डिफरेंसेस। थर्ड की डिफरेंस क्या है कि आईटी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट में इवन दो स्टिकीनेस होती है, बट ER&D कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ज्यादा स्टिकीनेस रहती है। सो दिस इज द थर्ड की डिफरेंस। यहाँ पे और दो क्या की डिफरेंसेस हैं कि आईटी सर्विसेज में 15% ऑफ द आईटी स्पेंड इज करेंटली आउटसोर्स्ड, वेराज जब हम ER&D बिजनेस की बात करते हैं तो ओनली 6.6% ऑफ ग्लोबल ER&D स्पेंड इज करेंटली आउटसोर्स। ऑल दो डिफरेंसेस क्या है कि यहाँ पे जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है आईटी सर्विसेज में, दैट इज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पर ER&D बिजनेसेस में जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है दैट इज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रोडक्ट ओनर एंड VP इंजीनियर्स। सो दीज आर सम ऑफ द की डिफरेंसेस। एंड अगर हम आज ER&D बिजनेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट्स हैं दैट आर इवन फास्टर देन दी आईटी सर्विसेज कंपनीज। माने इंडिया की जो ER&D इंडस्ट्री है, इट इज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में 15 to 16% CAGR पे ग्रो करेगी। वेराज जो आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है इंडिया की, वहां पे ग्रोथ रेट्स आर स्लोअर, माने 9-10% के आसपास का ग्रोथ रेट है। और यहाँ पे अगर हम पूरे ग्लोबल लैंडस्केप को अगर हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट के टर्म्स में देखें, जिसको हम टैम के नाम से भी जानते हैं या साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से भी जानते हैं, तो व्हेन वी लुक एट ER&D लैंडस्केप, तो ग्लोबल ER&D स्पेंड $1.5 ट्रिलियन का है, जिसमें से करंटली आउटसोर्स ER&D स्पेंड $126 बिलियन का है। इंडियन ER&D मार्केट अभी इस टाइम में $34 बिलियन की है, एंड जो इंडियन ER&D सर्विस प्रोवाइडर है उनका मार्केट $17 बिलियन का है। सो दिस इज द ग्लोबल लैंडस्केप। एंड एक्चुअली में इफ यू आस्क मी, तो जब हम क्रैम CDMO की फार्मा में बात करते हैं, सिमिलरली क्रैम CDMO आईटी सर्विसेज में इज द ER&D बिजनेस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एंड एक्चुअली मैं आपको ये डिफरेंस क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जब हम HCL टेक्नोलॉजीज का बिजनेस पढ़ेंगे तो उसमें आईटी सर्विसेज बिजनेस भी है एंड जो ER&D बिजनेस है वो भी है। सो दिस विल ले अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू अंडरस्टैंड दोज बिजनेसेस। सो विद दिस लेट्स लुक एट द 3 बिजनेस सेगमेंट्स ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। हम HCL टेक्नोलॉजीज के 3 बिजनेस सेगमेंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज इज द आईटी सर्विसेज बिजनेस एंड दिस इज क्लोज टू 70% ऑफ द बिजनेस। सेकंड बिजनेस सेगमेंट जो HCL टेक्नोलॉजीज का दैट इज द ER&D बिजनेस। नाउ दिस इज क्लोज टू 15 to 16% ऑफ द बिजनेस। एंड फाइनली जो थर्ड बिजनेस सेगमेंट ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज है दैट इज प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस, जो इस टाइम पे 13.6% ऑफ द बिजनेस है। एंड साथ साथ यहाँ पे अगर हम HCL टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू मिक्स देखते हैं तो 22% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज, 18% comes from manufacturing, 17.4% comes from technology and services, 14% ऑलमोस्ट आता है लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर से, 11% आता है पब्लिक सर्विसेज से, एंड जो रिटेल एंड CPG बिजनेस है यहाँ पे 10.2% आता है। एंड फाइनली जो टेलीकॉम, मीडिया, पब्लिशिंग एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस है, यहाँ से जो रेवेन्यू आता है दैट इज क्लोज टू 7.9%। नाउ यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज की जो यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी है, इन्होंने बिजनेस को मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3 सर्विसेज के अंदर डिवाइड करा।
तो मोड वन सर्विस का क्या मतलब है, माने बिजनेस स्ट्रैटेजी को और शार्प बनाने के लिए। तो मोड वन सर्विसेज के अंदर इनकी जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज है एंड साथ साथ जो ER&D बिजनेस है दैट कम्स अंडर द बेसिकली अंडर द मोड वन सर्विस। एंड साथ साथ मोड वन सर्विसेज में जो ER&D में जो लेगेसी बिजनेस है वो आता है। फाइनली जो मोड टू सर्विस है उसके अंदर जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिजिटली एंड साथ साथ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी स्पेंड हो रहा है ER&D बिजनेस का डिजिटली, दैट इज द पार्ट ऑफ मोड टू सर्विस। एंड मोड टू बिजनेस इस टाइम पे या मोड टू स्ट्रैटेजी इस टाइम पे 25 to 26% के CAGR पे ग्रो कर रही है। फाइनली जो इनकी मोड 3 स्ट्रैटेजी है उसके अंदर इनके प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस आते हैं। माने अगर आज हम इस बिजनेस के मिक्स को देखते हैं तो एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल IT सर्विस बिजनेस आ गया, फिर हमारे पास एक आ गया इस बिजनेस के मिक्स के अंदर जो ER&D बिजनेस है जिसकी हमने बात करी, फिर फाइनली जो मोड 3 सर्विस है उसके अंदर प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस है। अब इसका क्या मतलब है कि HCL टेक्नोलॉजीज जो प्रोडक्ट्स है वो भी मतलब खुद के बनाती है, या जो जैसे इन्होंने प्रोडक्ट्स IBM से खरीदे थे वो भी है इनके पास। तो प्रोडक्ट बिजनेस में क्या रिस्क रहता है कि प्रोडक्ट कहीं ऑब्सोलीट ना हो जाए अगर आप उसके पास स्पेंड नहीं कंटिन्यू रखते। सो दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द बिजनेस। अब कई एनालिस्ट इस बिजनेस को अच्छा भी मानते हैं एंड कई एनालिस्ट इस बिजनेस को खराब भी मानते हैं, इस पे बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस है। बट पहले हम बात करते हैं जो इनका ER&D बिजनेस है उसके वर्टिकल के साथ। तो इनका जो ER&D बिजनेस है यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लुक एट HCL टेक्नोलॉजीज का जो प्रेजेंस अक्रॉस इंडस्ट्री है ER&D में, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस है, ऑटोमोटिव है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, फिर जो मेडिकल डिवाइसेज है उनके जो मेडिकल जो डिवाइसेज है उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग सब में हेल्प करते हैं। साथ साथ जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर भी है। फिर फाइनली जो सेमी कंडक्टर है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एलिमेंट, तो इसकी भी हम बात करेंगे। फिर ऑफिस ऑटोमेशन में भी है एंड जो टेलीकॉम नेटवर्किंग एंड स्टोरेज है उसके अंदर भी इनकी प्रेजेंस है। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एक मार्केट रिसर्च फर्म है सिर्फ जो ER&D बिजनेस है इनके लिए, दैट इज बाय द नेम ऑफ Zinnov। तो Zinnov के 2019 का जो लीडर क्वाड्रेंट था, माने क्वाड्रेंट क्या बताता है, जो डिफरेंट कंपनीज हैं अगर उनको किसी IT वेंडर को सिलेक्ट करना है तो इसी क्वाड्रेंट के बेसिस पे काफी बार करते हैं। तो इस क्वाड्रेंट पे हमें 2019 में क्या पता लगता है, दैट HCL इज द लीडर इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज इन द ER&D वर्टिकल। माने एज कंपेयर टू 50-60 कंपनीज HCL इज नंबर 1। एंड 2021 में भी जब Capgemini ने Altran को अक्वायर कर लिया, विच वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ER&D कंपनीज, उसके बाद Capgemini नंबर 1 आने लगी। पर HCL टेक्नोलॉजीज फिर भी आउट ऑफ 50 कंपनीज जो उनकी रैंकिंग है सेकंड के आसपास है। एंड एज कंपेयर टू अदर इंडियन ER&D बिजनेसेस, उन सबसे ज्यादा कैपेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट HCL टेक्नोलॉजीज में। तो यहाँ पे एक बार हम केस स्टडी एंड जो ER&D बिजनेस में इनके यूजेस हैं एक बार वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर वर्टिकल के अंदर ये कहाँ हेल्प करते हैं। सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर इनका जो प्रेजेंस है, तो जो इनके कस्टमर्स हैं दीज इंक्लूड 6 ऑफ द टॉप 10 सेमीकंडक्टर OEMs। फिर साथ साथ इनकी जो लार्जेस्ट इंजीनियरिंग टीम है ऑफ मोर देन 1100 इंजीनियर्स जो सिर्फ इस इंडस्ट्री पे फोकस्ड हैं। फिर इनके पास 14 years ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ पे एंड मोर देन 5000 पर्सन ईयर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस। साथ साथ यहाँ पे इनके पास 6 ऑटोमेशन सॉल्यूशन एंड 4 कस्टमर अवार्ड्स हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी 5 कस्टमर लैब्स में, 10,000 क्लीन रूम्स में एंड $5 million से भी ज्यादा का सॉल्यूशन फ्रेमवर्क है इनके पास। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के अंदर ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग में हेल्प करते हैं, इंजीनियरिंग एनालिसिस में हेल्प करते हैं, इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी हेल्प करते हैं, फिर टेस्टिंग सर्विसेज में भी हेल्प करते हैं एंड फाइनली जो टेक्निकल पब्लिकेशन है उसके अंदर भी हेल्प करते हैं। तो माने सेमीकंडक्टर की जो पूरी वैल्यू चेन है अक्रॉस उसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम और भी फैक्ट्स देखें इनके ER&D बिजनेस के ऊपर, तो यहाँ पे दे हैव मोर देन 100 इंजीनियरिंग लैब्स। एंड यहाँ पे और क्या इंटरेस्टिंग चीज है इनके इस बिजनेस के अंदर कि मोर देन 100 इंजीनियरिंग लैब्स के अलावा दे हैव मोर देन 300 एंटरप्राइज क्लाइंट्स एंड साथ साथ दे हैव 60 डिजिटल फ्रेमवर्क्स एंड सॉल्यूशन एक्सेलेरेटर्स। एंड अकॉर्डिंग टू जो एवरेस्ट ग्रुप है उनके अकॉर्डिंग भी दिस इज नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज इन 2021 एंड दे हैव मोर देन 20 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जहां पे बेसिकली इंजीनियर्स की जो ट्रेनिंग होती है। तो ये तो इनका सेमीकंडक्टर वर्टिकल था। फिर इनका एक वर्टिकल है एरोनॉटिक्स का। अब एरोनॉटिक्स के अंदर ये क्या करते हैं कि जो एयरक्राफ्ट की इंटीरियर की डिजाइनिंग है उनके उसमें भी हेल्प करते हैं। तो इनके पास जो इनकी इंजीनियरिंग टीम है उसमें भी ट्रेंड है। साथ साथ जो एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग गियर है या जो एयरक्राफ्ट के व्हील्स है उनकी जो डिजाइनिंग है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो
उसकी भी इनके पास टीम है। इन साथ साथ अगर हम यहाँ पे और चेक करते हैं तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसमें भी हेल्प करते हैं। फिर इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड जो एयर मैनेजमेंट सिस्टम है एयरक्राफ्ट्स के उसमें भी हेल्प करते हैं। एंड फाइनली जो हाइड्रोलिक्स है उसमें भी हेल्प करते हैं। इन साथ साथ जो आफ्टर मार्केट सर्विसेज है उसके अंदर भी यहाँ पे इनके पास कैपेबिलिटीज है ER&D बिजनेस में। अगर यहाँ पे इस बिजनेस के हम यहाँ पे इनके जो रेवेन्यूज है वो देखते हैं तो रेवेन्यू वाइज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर माने Q4 ऑफ FY19 में 2659 करोड़ का रेवेन्यू था, जो आज स्केल होके Q3 ऑफ FY22 में 3547 करोड़ का रेवेन्यू है। Whereas अगर हम इस बिजनेस में इनका मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन इस टाइम पे लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में घट के 18-19% पे आए हैं, क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने बहुत ज्यादा हायरिंग करी है। तो इनिशियली जब बहुत ज्यादा हायरिंग होती है तो मार्जिन टेक्स अ डिप। तो एक टाइम पे इनका मार्जिन इस वर्टिकल में 25-26% के आसपास भी था। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। एंड इस पार्ट ऑफ द बिजनेस में मेरे को एक बहुत चीज इंटरेस्टिंग क्या लगती है, जो इनका ER&D बिजनेस है एक्चुअली में अगर आप टाटा एलेक्सी एंड LTTS को कंबाइन करेंगे उससे भी बड़ा इनका ER&D बिजनेस है। माने अगर आप KPIT, टाटा एलेक्सी एंड LTTS को कंबाइन करेंगे तब जाके आपके पास HCL टेक्नोलॉजीज जितना बड़ा ER&D बिजनेस आएगा। सो विद दिस वील ऑल्सो लुक एट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी आर डूइंग अ वेबिनार ऑन फोरेंसिक एनालिसिस। माने हमारी फर्स्ट लाइव वर्कशॉप है। लाइव वर्कशॉप का क्या मीनिंग है कि इस वर्कशॉप के अंदर हम आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे फोरेंसिक एनालिसिस का, कि आप डिफरेंट कंपनीज का फोरेंसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न इन फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इज कि आप बैड कंपनी से कैसे अवेयर हैं। एंड इस वर्कशॉप का मोटो क्या है कि आपके लिए हम ये प्रोसेस ही पूरा सिंप्लीफाई कर दें। तो इसमें हम आपको SOIC चेकलिस्ट देंगे एंड साथ साथ हम SOIC गूगल शीट देंगे जिसके अंदर मोर देन 250 कंपनीज का अकॉर्डिंग टू डिफरेंट अकाउंटिंग पैरामीटर्स ऑलरेडी फोरेंसिक एनालिसिस हो रखा होगा एंड उनका एक अकाउंटिंग स्कोर भी होगा। माने जिन कंपनीज का अकाउंटिंग स्कोर रेड होएगा तो माने वहां पे शायद से अकाउंटिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जिन कंपनीज का अकाउंटिंग स्कोर येलो होएगा तो उसका क्या मीनिंग होएगा कि शायद से इन कंपनीज में अकाउंटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है बट उतनी खराब भी नहीं है। एंड फाइनली जिन कंपनीज का अकाउंटिंग स्कोर ग्रीन होएगा सो दैट विल मीन दैट दीज कंपनीज आर क्रिस्टल क्लियर। सो दिस विल आल्सो टीच यू इन द फोरेंसिक एनालिसिस। नाउ दिस इज अ वर्कशॉप दिस इज अ लाइव वर्कशॉप व्हिच इज मेंट फॉर SOIC ट्राइब मेंबर्स एंड 100 एक्सक्लूसिव मेंबर्स। इसके साथ साथ SOIC मेंबरशिप में वी आल्सो टीच डिफरेंट सेक्टोरल एनालिसिस। माने हम डिफरेंट सेक्टोरल एनालिसिस करते रहते हैं। जैसे हमने गोल्ड फाइनेंस का सेक्टोरल वेबिनार करा था, उसके बाद हमने रिसेंटली लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इसका भी लाइव वेबिनार करा है। फिर साथ साथ जो हॉस्पिटल सेक्टर का भी एनालिसिस करा था। हॉस्पिटल सेक्टर के एनालिसिस में हमने जितने भी डिफरेंट लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात करी। एंड साथ साथ हमने जो केमिकल सेक्टर है, API सेक्टर है, प्लेटफॉर्म सेक्टर है, एंड साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर है इनका भी जो वेबिनार है वो कर रखा है। एंड वी हैव आल्सो डन अ मास्टर क्लास ऑन लो फ्लोट स्टॉक्स। सो ऑल दीज वेबिनार्स व्हिच आर डन इन द पास्ट एज वेल एंड जो फ्यूचर में भी होंगे आर पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। इसके साथ साथ जो डिफरेंट इन्वेस्टिंग मेंटर्स हैं हम लोग उनके साथ भी वेबिनार्स करते रहते हैं। एंड वी आल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द SOIC tribe members to ask them questions live, as you can see from an example over How here. do you tackle it? Do you give it a month or 2 months? Like how much time do you give it to completely understand and reach to a stage whether you know whether this is worth investing or not investing and kind of thing? Hopefully my question is clear. Let me know. Yeah, absolutely. Yeah, thanks. Absolutely, it's very clear. Thanks for the question. And finally, we also have the SOIC Telegram group, जहाँ पे हम बार every week we put 2 podcasts. उस podcast के अंदर broad market valuations के update होते हैं, इन साथ साथ businesses के update होते हैं कि कौन से business में इस time पे क्या interesting चल रहा है, and actually में आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको कौन से different businesses पढ़ने चाहिए. So all of this is a part of SOIC membership, and the link is given in the description below. सेकेंड अपने यहाँ पे इनके बिजनेस सेगमेंट को देखते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस। अब प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर नाउ दिस इज क्लोज टू 14% ऑफ द रेवेन्यूज। पर प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर अब काफी एनालिस्ट बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल मिस एलोकेशन भी हुई है, बट यहाँ पे इमर्जिंग ग्रीन शूट्स भी काफी सारे हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस का मतलब क्या है। तो अब जैसे हमने देखा कि IT सर्विसेज बिजनेस है, फिर ER&D बिजनेस है, सिमिलरली प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर क्या रहता है कि आप खुद का ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड प्रोडक्ट के अंदर एक क्या प्रॉब्लम रहती है कि प्रोडक्ट शायद से ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं कभी कभी। तो 2017, 18 एंड 19 में HCL टेक्नोलॉजीज की IBM के साथ एक डील साइन हुई थी जिसमें प्रोडक्ट्स लाइक IBM लोटस विल ट्रांसफर टू HCL। अब यहाँ पे काफी एनालिस्ट का बोलना था कि दीज वर लेट स्टेज प्रोडक्ट, माने जो लेगेसी सॉफ्टवेयर है या जो
लेगेसी सिस्टम है उनके अंदर ये प्रोडक्ट्स यूज होते थे। एंड HCL की क्या थीसिस थी कि इन सारे प्रोडक्ट्स को मॉडर्नाइज करेंगे, एंड साथ साथ इनकी ये थीसिस थी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन द फ्यूचर दे विल डू वेल वंस दे आर मॉडर्नाइज, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स अपने डोमेन में तो मार्केट लीडर्स ही थे। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कि कुछ जो सेगमेंट था शायद से मॉडर्नाइज नहीं हो पाया, एंड धीरे धीरे करके जो बाकी प्रोडक्ट्स है उन्होंने इसको रिप्लेस करा। तो आज अगर हम HCL टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे पाई चार्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस में 75% ऑफ द बिजनेस ऐसा है जो न्यू एंड इमर्जिंग है इस टाइम पे, whereas 25% ऑफ द बिजनेस ऐसा है इस टाइम पे जो डाइंग है। यहाँ 25% ऑफ द बिजनेस ऐसा है विच इज डी ग्रोइंग और विच इज स्टैग्नेंट। तो यहाँ पे इनका $1.8 बिलियन का डील साइन हुआ था IBM के साथ। एंड इस बार भी अगर आप काफी इंप्लॉइज से भी पूछेंगे IT इंडस्ट्री में तो सबका यही कहना था कि दिस इज नॉट सच अ गुड बिजनेस। बट एक्चुअली में अगर हम यहाँ पे इन बिजनेस में जो मार्जिन है, साथ साथ अगर हम इस बिजनेस में एक और चीज चेक करते हैं कि मार्जिन में यहाँ पे सीजनैलिटी रहती है, एंड यहाँ पे भी ये क्या होता है कि जो लास्ट 20-30 डेज होते हैं क्वार्टर के उसी के अंदर ग्रोथ आती है। तो दिस इज सीजनल एंड लंपी बिजनेस। तो यहाँ पे मार्जिन इनका अच्छे क्वार्टर में 32-33% EBIT मार्जिन तक भी जा सकता है, खराब क्वार्टर में 16-17% तक भी आ सकता है। पर यहाँ पे आपको एक चीज क्या समझनी है कि यहाँ पे खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप क्रिएट कर रहे हो एंड आप जो डिफरेंट इंटरप्राइजेस है उनमें जाके इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे क्या करा कि ऑन प्रमाइस से जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास ऑन क्लाउड भी लेके गए हैं। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि यहाँ पे दे हैव अ प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ ड्राई आइस। अब जो ड्राई आइस इनका प्लेटफॉर्म है दैट इज वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड, एंड यहाँ पे एक बार ये इसके जो यूज केसेस हैं वो भी देखते हैं। जो ड्राई आइस प्रोडक्ट है नाउ अगेन जो दिस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्स, तो यहाँ पे 37% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट चल रही है। एंड सिंस इंसेप्शन माने जब से प्रोडक्ट का इंसेप्शन हुआ है तो दिस प्रोडक्ट हैज ग्रोन बाय 3 फोल्ड्स, राइट। एंड साथ साथ यहाँ पे क्या चल रहा है कि दिस प्रोडक्ट जो इसका AI ऑप्स है दैट इज ग्रोइंग दैट इज आउटपेसिंग द मार्केट, 40% CAGR के आसपास ग्रोथ है। एंड यहाँ पे देर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक लूसी विच इज एन इंडस्ट्री लीडिंग कॉग्निटिव वर्चुअल असिस्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि इस प्रोडक्ट की यूसेज क्या है। आप ये जो वीडियो है इसके अंदर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो का क्या मीनिंग है कि जो चैटबॉट्स हैं तो चैटबॉट्स भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, पर चैटबॉट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आप वेबसाइट पे लिखते हैं तो चैटबॉट्स का बहुत ही एक जेनेरिक आंसर होता है हर एक चीज़ का। वेराज जो लूसी इनका इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर है इसका क्या मीनिंग है कि आप यूजिंग NLP एंड बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आप अपने जो आपका जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दे कैन कस्टमाइज द आंसर्स एज वेल। सो अगेन दिस इज अ बेटर सॉल्यूशन व्हेन वी कंपेयर इट टू अ स्टैंडर्ड चैटबॉट। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट दे आर यूजिंग। फिर यहाँ पे अगर हम ड्राई आइस प्लेटफॉर्म के अंदर और भी यहाँ पे चीजें देखते हैं। सो अगेन दे हैव लाइक आई ऑटोमेट एंड फाइनली दे हैव MTAS, राइट। एंड ड्राई आइस हैज मोर देन 25 सक्सेसफुल प्रोडक्ट रिलीजेस। तो यहाँ पे मैं आपको एक यूज केस दिखाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या प्रॉब्लम रहती है कि आपके जो डे सेल्स आउटस्टैंडिंग भी हो जाती है काफी सारी, एंड साथ साथ एक प्रॉब्लम क्या रहती है आपकी इन्वेंट्री की भी रहती है। एंड साथ साथ अगर आपका मशीन ब्रेक डाउन हो जाए, माने मशीन अगर आपके प्रोडक्शन चल रही है मशीन आपकी ब्रेक डाउन हो जाए तो अगेन प्रोडक्शन हैम्पर हो सकती है। सो यहाँ पे जो इनका ड्राई आइस सॉफ्टवेयर है तो यहाँ इसके लिए भी यूज होता है। अगर हम इनकी प्रेजेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन देखते हैं इस बिजनेस में तो सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स में, कोलैबोरेशन टूल्स में, इंटरप्राइज एप्लीकेशन में, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स हैं, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं, एंड फाइनली जो सर्विस मैनेजमेंट है उसके लिए प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने जितनी भी एक्विजिशंस करी हैं इसकी हम एंटी थीसिस में बात करेंगे जब हम इनकी बैलेंस शीट पे जो गुडविल है उसकी बात करेंगे एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस की बात करेंगे। फाइनली अगर हम इस बिजनेस का रेवेन्यू और मार्जिन देखते हैं तो रेवेन्यू जब Q4 FY19 में 1200 करोड़ का था, आज कुछ रेवेन्यू 3000 करोड़ का है। वेराज इनका जो इस टाइम पे मार्जिन है ऑलमोस्ट 34% के आसपास का है। जो FY19 में रेवेन्यू था दैट वाज विदाउट एक्विजिशन, अभी एक्विजिशन के साथ है। पर ये बिजनेस इज अ स्लो ग्रोइंग पीस ऑफ द बिजनेस, माने 1-2% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ आ रही है एंड यहाँ पे ग्रोथ भी बहुत ज्यादा लंपी रहेगी। तो इस वजह से जब हम SOTP वैल्यूएशन करेंगे हम शायद से इस बिजनेस को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन ना दें। नाउ फाइनली कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट इज द IT सर्विसेज बिजनेस। यहाँ पे इस बिजनेस में इनकी की पार्टनरशिप्स देखते हैं IT सर्विसेज में। तो Amazon वेब सर्विसेज के साथ है,
फिर जो गूगल क्लाउड है उसके साथ भी है, सिस्को साथ है, डेल टेक्नोलॉजी साथ है, माइक्रोसॉफ्ट साथ है, IBM साथ है, इंटेल साथ है, SAP साथ है, जो अडोबे उनके साथ भी है, एंड सेल्स फोर्स और जो पेग है इनके साथ भी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी करते हैं, क्लाउड अडॉप्टेशन भी करते हैं, देन साथ साथ जो लेगेसी IT सर्विसेज है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी हाइपर स्केलर्स हैं उनके साथ इस टाइम पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म था जिनके साथ भी दे वर वन ऑफ द फर्स्ट पार्टनर्स बेसिकली उस टाइम पे, एंड उसके बाद जो बाकी IT कंपनीज हैं वो उनके साथ पार्टनरशिप होना स्टार्ट हुआ। सो अगेन IT सर्विसेज है, मतलब प्लेन वनीला बिजनेस भी है, बट एक्चुअली में यहाँ पे इंडियन IT इंडस्ट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज है। साथ साथ अगर हम यहाँ पे इनकी मोड 2 सर्विसेज देखते हैं, मोड 2 सर्विसेज माने जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं, तो उसमें 19% के आसपास की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आई है। एंड साथ में लास्ट 3-4 ईयर्स में जो इनकी मोड 2 डिजिटल सर्विसेज हैं वहाँ पे 25 to 26% का CAGR चल रहा है। एंड यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजी का और एक और क्या प्लान है कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में तो दे विल ऑल्सो लोकलाइज इन US, माने दे प्लान टू हायर मोर देन 12 to 15,000 एम्प्लॉइज इन US। तो यहाँ पे एक केस स्टडी देखते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने एक फुटबॉल क्लब है बाय द नेम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसकी इन्होंने पूरी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी। तो जैसा हम यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज का यहाँ देख सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो फोन एप्लीकेशन है इन्होंने बनाई है, एंड साथ साथ ये जो इन्होंने पूरा यहाँ पे जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, सो दिस हैज लेड टू 4.7 स्टार रेटिंग ऑन दी एप्लीकेशन। एंड साथ साथ जो फुटबॉल क्लब है उनको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस एंड जितनी भी उनके ऐप के ऊपर स्पेंड्स हैं वो सब बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करी है। सो दिस वॉज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स टेकन बाय द इंडियन IT बिजनेस। तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इंडियन IT बिजनेसेस अगर ऐसे ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, सो दैट जस्ट शोज यू दैट वी हैव एक्चुअली वर्ल्ड क्लास टैलेंट। और भी यहाँ पे अगर हम इनके जो इनका IT सर्विस बिजनेस है उसकी बात करते हैं, तो IT सर्विस बिजनेस में सो दे हैव basically different set of clients. तो $100 million से प्लस क्लाइंट they have 15, whereas $50 million प्लस क्लाइंट they have 42, 198 क्लाइंट्स $10 million प्लस हैं, फिर $5 million जो प्लस क्लाइंट है दैट इज 346, एंड जो $1 million क्लाइंट्स हैं दे आर 864 इन नंबर। माने बहुत ज़्यादा लार्ज डील्स नहीं है, पर यहाँ पे जो छोटी छोटी डील्स हैं उनका साइज काफ़ी बढ़ते जा रहा है। सो दिस इज द IT सर्विस बिजनेस। अब यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है, एक बार हम थीसिस की बात करते हैं, ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करते हैं, फिर हम वैल्यूएशन एंड एंटी थीसिस के ऊपर जाएंगे। तो हमें क्या ग्रोथ ट्रिगर्स आ रहे हैं, पहला जो ग्रोथ ट्रिगर बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है HCL टेक्नोलॉजी में कि इस टाइम पे जो ER&D कंपनीज है इंडिया के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट पेस ग्रोथ आने वाली है। माने जो IT इंडस्ट्री है एज कम्पेयर टू दैट ER&D वर्टिकल के अंदर इनमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस ग्रोथ आ सकती है। इसका एक और रीज़न भी है कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, क्योंकि इस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है, सो अगेन दिस कैन लीड टू सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शिफ्टिंग। माने अभी कोई एनालिस्ट कहते हैं कि काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो सकते हैं, बट कोई डोमेन एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं होंगे, बट एक और डोमेन एक्सपर्ट जिनसे बात हुई वो कहते हैं हो सकते हैं। सो अगेन दिस कुड हैपन, ये नहीं कि शायद से हो ही जाए, बट दिस कुड हैपन। सेकेंडली एक और एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पे अगर हम नेट एडिशन देखते हैं, नेट हायरिंग देखते हैं, कि यहाँ पे जो हेड काउंट है HCL का, दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1,20,000 पीपल टू 1,69,000 पीपल बाय FY21। बट लास्ट 3 क्वार्टर्स में इन्होंने ऑलमोस्ट 30,000 पीपल हायर करे हैं, जो नेक्स्ट क्वार्टर में भी Q4 के अंदर भी ये 5 to 10,000 लोग और हायर करेंगे। तो माने ऑलमोस्ट 20 to 25% वर्कफोर्स की एडिशन है। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द ग्रोथ ट्रिगर्स, क्योंकि जब भी आप वर्कफोर्स ऐड करते हैं तो इट टेक्स 2 to 3 क्वार्टर्स टू ट्रेन देम, एंड जब भी उनकी बिलिंग स्टार्ट होती है देन दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द रेवेन्यूज। तो यहाँ पे वर्कफोर्स एडिशन ही हमें कुछ इंडिकेट करिए कि शायद से FY23 ऑनवर्ड्स यहाँ पे ग्रोथ कैन बी वेरी वेरी फास्ट। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है, FY21 एंड FY22 इनके लिए इन्वेस्टमेंट फेज थे, एंड FY23 एंड जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में वहां पे शायद से ग्रोथ आ सकती है। बट यहाँ पे अब जो मैनेजमेंट है इन्होंने पहले ही बहुत कैटेगोरिकली आजकल, पहले जो मैनेजमेंट है गाइडेंस देती थी, बट आजकल ये गाइडेंस नहीं देते। सो अगेन एक कंजर्वेटिवनेस का भी जो एक एलिमेंट है वो भी है। एक और की ट्रिगर क्या था कि यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव हो गई है, तो अब इनकी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है दैट सेज कि 75% ऑफ द नेट इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो माने जो
डिविडेंड पे आउट रेशियो है जो 6 रुपीज पर क्वार्टर होता था पहले, नाउ दैट हैज गॉन टू 10 रुपीज पर क्वार्टर के आसपास। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड मूव कि जो शेयर होल्डर्स है अगर उनके पास कैश ज्यादा है तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफी ज्यादा दिखेगा। एंड अगेन यहाँ पे कैपिटल मिस एलोकेशन का रिस्क नहीं रहता कि मैनेजमेंट उस कैपिटल को यूज करके फिर कोई जो पुराने लेगेसी प्रोडक्ट्स हैं उनको अक्वायर कर ले। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द गुड ट्रिगर्स। तो फाइनली लेट्स मूव टू द वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, एंड साथ साथ वैल्यूएशन के टाइम पे हम इस बिजनेस के जो एंटी थीसिस है उसकी भी बात करेंगे। तो अब एक बार हम आके इन दोनों आईटी कंपनीज का एक बार पीयर टू पीयर एनालिसिस करते हैं, साथ साथ हम एचसीएल टेक्नोलॉजीज की जो वैल्यूएशंस है वो देखते हैं, एंड साथ साथ जो हमारा विनर है एक्चुअली सो हमने रिसेंटली कॉन्टेस्ट करा था कि कौन इस कंपनी को फर्स्ट टाइम गेस कर सकते हैं। तो यूट्यूब कम्युनिटी पे जो विनर है एंड जो जिन्होंने अच्छे से कमेंट भी करा ट्विटर पोस्ट पे, उनके लिए वील बी गिविंग 2 SOIC इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अवे, राइट। सो जस्ट बिफोर वी प्रोसीड, तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं पहले पीयर टू पीयर एनालिसिस में। नाउ फर्स्ट थिंग इफ यू लुक एट इज द डेप्रिसिएशन टू सेल्स रेशियो, माने अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन। तो जब आपके टैंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं, तो टैंजिबल एसेट्स को आप डेप्रिसिएट करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज अगर आप घर पे कुर्सी लेके आते हैं 100 रुपीज की, या फिर अगर आप ऑफिस के लिए 100 रुपीज की कुर्सी लेते हैं, और इफ यू बाय अ चेयर ऑफ 100 रुपीज, देन यू डू अ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। आप हर साल उसको 10 रुपीज से डेप्रिशिएट करते हैं। सिमिलरली जो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, तो उनके केस में क्या होता है कि आप वहां पे करते हैं अमोर्टाइजेशन, राइट। एंड एक और कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस शीट पे गुडविल का। तो गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट आता है, सपोज करते हैं कंपनी के नेट एसेट्स 10 रुपीज के, पर कोई जो अक्वायरिंग कंपनी उसके लिए 50 रुपीज देती है, तो जो 40 रुपीज है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ गुडविल। पर गुडविल में एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि गुडविल इज अगेन ओपन टू इंटरप्रिटेशन, एंड गुडविल में इम्पेयरमेंट ना हो तो बार बार मैनेजमेंट इसका हर साल के एंड में स्ट्रेस टेस्ट भी करती है। पर जितना इंटैंजिबल एसेट और जितनी गुडविल बैलेंस शीट पे हो, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बिट ट्रिकी बाय द एनालिस्ट, राइट। क्योंकि ऐसे एसेट को वैल्यू करना मुश्किल है। यहाँ पे इम्पेयरमेंट हो सकती है ऐसे एसेट्स में। अगर इम्पेयरमेंट होती है, हम समझते हैं इम्पेयरमेंट का क्या मतलब है कि अगर आपने 10 रुपी का अगर आपने 10 रुपी के नेट एसेट्स लिए जिसके लिए आपने 50 रुपीज दिया, तो 40 रुपीज का गुडविल है। तो 40 रुपीज के गुडविल पे अगर इम्पेयरमेंट होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी परफॉर्मेंस की उससे एक्सपेक्टेशन थी, उससे वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उस पर एक एक्सेप्शनल आइटम आएगी, जिसकी वजह से उस साल का आपका प्रॉफिट एंड लॉस हिट हो जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुडविल इम्पेयरमेंट इन अ नटशेल। तो यहाँ पे अगर हम डेप्रिसिएशन टू सेल्स देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि HCL का जो डेप्रिसिएशन टू सेल या अमोर्टाइजेशन टू सेल्स HCL का हाईएस्ट है। यहाँ पे हाईएस्ट क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि HCL टेक्नोलॉजीज ने काफी सारी एक्विजिशंस करी थी, एंड ये जो उन्होंने जितनी भी एक्विजिशंस करी थी, इसकी वजह से इनका डेप्रिसिएशन टू सेल्स एज कंपेयर टू पीयर्स हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट पे टेक महिंद्रा आता है, क्योंकि टेक महिंद्रा का भी जो इनटैंजिबल एसेट का पोर्शन है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनटैंजिबल एसेट के पोर्शन का मतलब क्या है, जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। सो आई विल जस्ट जूम इन अ बिट। तो माने गुडविल एज कंपेयर टू नेटवर्थ, माने जो गुडविल का अगर हम यहाँ पे रेशियो देखते हैं, तो टीसीएस पूरा ही ऑर्गेनिकली बिल्ट है। तो टीसीएस एक्विजिशन करने में बिलीव नहीं करता, Whereas टेक महिंद्रा ने एक्विजिशंस करी है, इन्फोसिस ने भी करी है। तो अगर आप देखेंगे गुडविल एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ, तो HCL का 29% है, TCS का 1.8% है, टेक महिंद्रा का 27% है, एंड इन्फोसिस का 9% के आसपास है। जस्ट अ जनरल कमेंट कि टेक महिंद्रा में 60% बिजनेस आज भी बीपीओ बिजनेस है, जिसकी वजह से इस बिजनेस को जनरली लोअर वैल्यूएशंस मिली है अक्रॉस द साइकिल्स। तो यहाँ पे जनरली अगर हम एक और चीज कंपेयर करते हैं, दैट इज द अट्रिशन रेट। तो अट्रिशन रेट अगर हम देखते हैं तो Q3 FY22 का, तो यही टीसीएस का मोट है एक्चुअली बिजनेस के अंदर। कि अगर लोग मुझसे कोई पूछते हैं कि जो टीसीएस है उसका यहाँ पे मोट क्या है, तो जस्ट अ सेकंड, 15.3, एंड दिस वन वाज क्लोज टू जस्ट yeah, this one was close to 24% and this one is close to 15.3. So TCS का मोट ही क्या है? So TCS का सिंपल मोट यही है कि TCS के केस में जो आपका अट्रिशन रेट है दैट इज द लोएस्ट एज कंपेयर टू पीयर्स। सेकंड लोएस्ट पे कौन है? यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज है। अट्रिशन का क्या मतलब कि आपके एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं। तो आजकल आईटी इंडस्ट्री में बूम चल रहा है, तो एम्प्लॉइज के बाद बहुत ऑप्शंस आ रही हैं, तो इस वजह से अट्रिशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पर टीसीएस के केस में हिस्टोरिकली क्या रहा है, जितनी भी लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, कि टीसीएस का अट्रिशन रेट हैज ऑलवेज बीन द लोएस्ट, एंड दिस इज आल्सो ट्रू राइट नाउ। सो दिस इज विद द अट्रिशन रेट पीयर टू पीयर एनालिसिस में। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, सो आई विल जस्ट शोकेस इट टू यू,
कि अगर आज हम पी मल्टीपल्स देखते हैं तीनों कंपनीज का, देन यू विल सी कि एचसीएल एंड टेक महिंद्रा का जो पी मल्टीपल है इस टाइम पे ऑलमोस्ट सेम के आसपास है, कि एचसीएल और टेक महिंद्रा को ऑलमोस्ट सेम के आसपास पी मल्टीपल मिले, whereas TCS and Infosys are trading at a premium PE multiple. One of the reasons for trading at a premium PE multiple is कि TCS के केस में तो attrition low है, and secondly it is completely organically built. तो यहाँ पे कोई acquisitions नहीं हुई. तो these are acquisitions हुई हैं but छोटे size में हुई हैं, but they believed in building organically. तो this was their interviews in 2017, 18, 19. जब पुराने जो MD थे चंद्रशेखर वो बोलते थे we believe in organic building. ताकि अंदर से जो स्ट्रेंथ आती है वो बाहर से नहीं आ पाती. So this is one of the reasons why TCS trades at a premium as compared to the entire industry. Now finally coming to the valuations of HCL Technologies. And एक बारी जब हम valuations देखेंगे तो हम एक बारी assumptions देखते हैं कि हमने क्या assumptions लिए. तो हमने यहाँ पे क्या assumptions लिए कि FY23 में, तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि FY23 में जो HCL Technologies है उनकी सेल 14% से ग्रो करेगी, फिर 16% से ग्रो करेगी एंड फाइनली फिर 16% से ग्रो करेगी. तो एक एक्सेलरेटिंग ग्रोथ कर्व है, क्योंकि मैनेजमेंट ने बार बार ये मेंशन करा है कि FY21 एंड 22 वर द इयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग. तो अब FY23 ऑनवर्ड्स यू विल सी द ग्रोथ कर्व इन्फ्लेक्टिंग, माने ग्रोथ कर्व यहाँ पे इन्फ्लेक्ट हो सकते हैं. अगर हम अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं इस बिजनेस का, सो अगेन दिस हैज बीन टेकन थ्रू कंसेंसस एस्टिमेट्स जो ट्रेलिंग 12 मंथ पे 48.7 रुपीस का. तो अर्निंग्स पर शेयर अगर हम अज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में 15% के आसपास ग्रो करते हैं, तो 15% के आसपास अगर डिमांड सिनेरियो बहुत स्ट्रांग रहता है तो 15% के आसपास का जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज में आ सकता है. अर्निंग्स पर शेयर माने पर शेयर या कितना मुनाफा आ सकता है, पर शेयर कितना मुनाफा आ सकता है, जस्ट टू मेक इट सिंपल फॉर यू. एंड अगर आज इस कंपनी का हम ये सोचते हैं कि पी मल्टीपल FY24-25 का क्या चल रहा है, तो इस टाइम पे पी मल्टीपल FY24-25 के आसपास का ऑलमोस्ट 16x के आसपास चल रहा है. तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ. तो इसका मीनिंग क्या है कि 16x के आसपास का पी मल्टीपल चल रहा है FY24-25 के आसपास का. फाइनली अब हम बुल बेस और बेयर सिनेरियो पे आते हैं और मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा. तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होएगा कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि आज से 3 इयर्स बाद इस कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 74 रुपीज के आसपास का होएगा. सो दैट मीन्स कि अगर हम बुल सिनेरियो देखें तो बुल सिनेरियो क्या कहता है कि अगर इनका गैप थोड़ा सा भी नैरो होता है TCS इन्फोसिस से, इनको 30x का मल्टीपल मिल जाता है. तो 74 रुपीज के अर्निंग्स पर शेयर पे, माने 74 रुपीज को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 74 रुपीज को मैंने 30x के पी से मल्टीप्लाई करा है. So that will lead to a stock price of 2221 rupees. And next 3 years में कंपनी अपना इनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है कि 75% ऑफ द पैट विल बी गिवन आउट एज डिविडेंड. तो माने कि 2023 में 42 रुपीज का डिविडेंड आएगा, 2024 में 48 रुपीज का एंड 2025 में 55 रुपीज के आसपास का डिविडेंड आएगा. सो दैट जस्ट मीन्स कि अगर हम इस पूरे डिविडेंड को यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स का, तो ऑलमोस्ट 146 रुपीज के आसपास का डिविडेंड है. इफ यू जस्ट ऐड दैट बैक, तो यहाँ पे बुल केस सिनेरियो में 26% का CAGR बन सकता है इफ यू जस्ट ऐड द डिविडेंड बैक एज वेल. तो माने स्टॉक प्राइस फ्रॉम हियर कैन माइट डबल. लार्ज कैप में अगर 3 इयर्स में डबलर मिल रहा है तो देन दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंप्रेसिव. बेस केस सिनेरियो में वी हैव अज्यूम्ड अ पी मल्टीपल ऑफ 25 टाइम्स एंड 25 टाइम्स के पी में व्हाट वी हैव अज्यूम्ड कि इनका जो ER&D बिजनेस है दैट रिमेन्स कंसिस्टेंट. प्रोडक्ट बिजनेस में कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आते एंड अगेन इनका कंसिस्टेंट क्लॉकवर्क टाइप ग्रोथ चलते रहते हैं. बुल केस सिनेरियो में ER&D बिजनेस रियली हैज टू फायर, राइट. तो बेस केस सिनेरियो में ऑलमोस्ट 18 to 19% के आसपास का CAGR बनता है एंड यहाँ पे P 25 टाइम्स के आसपास. बेयर केस सिनेरियो में हमने P 20x का दिया है एंड 20x के P में साथ जो डिविडेंड पर शेयर भी ऐड करें. सो अगेन यहाँ पे आपका जो स्टॉक प्राइस है ऑलमोस्ट 1640 1650 के आसपास 1630 के आसपास होएगा विद बेसिकली डिविडेंड्स को ऐड करके, व्हिच अगेन अज्यूम्स अ 10 to 11% CAGR. आई थिंक कि जो आउटकम है दैट probably might come between these two. That is the base and bear scenario because it's a mature company, right? So this is with the valuation analysis of HCL and do let me know in the comment section below कि अगर आपको ये valuation analysis help करते हैं तो we'll make it a point to include it in every video. And for the SOIC tribe members, ये जो valuation template है ये मैं आपके लिए कोर्स में अपलोड कर दिया है, तो आपके साथ उसका भी आपको मंडे को लिंक आ जाएगा. इन साथ साथ आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशंस कीजिए. अगर आपका आंसर सही होएगा सो अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे के आसपास we'll do a sum of the parts valuation for HCL Technologies and upload it exclusively on the SOIC dashboard. Sum of the parts valuation में आपको IT service, IT product and ER&D business का
तीनों से अलग वैल्यूएशन लेना पड़ेगा। तो ये SOIC ट्राइब मेंबर्स के लिए आई थिंक दिस विल बी ईजियर, तो आपको ये करना चाहिए। सो दिस इज द वैल्यूएशन एनालिसिस। अब हम एक बार ये एंटीथीसिस पॉइंटर्स देखते हैं HCL के केस में। या एंटीथीसिस पॉइंटर्स देखते हैं, तो फर्स्ट एंटीथीसिस पॉइंटर इज कि P&L पे इम्पेयरमेंट कैन हिट। अगर इम्पेयरमेंट होती है P&L पे, इम्पेयरमेंट माने अगर कोई भी इनका सॉफ्टवेयर जो इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है वो इनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, तो देन देयर कुड बी एन इम्पेयरमेंट। अगर इम्पेयरमेंट होती है तो एक्सेप्शनल आइटम देखेगी एंड जिसकी वजह से आपका जो डिविडेंड पे आउट है दैट विल रिड्यूस। सो इम्पेयरमेंट इज वन रिस्क। सेकंड बिगेस्ट रिस्क जो आज मेरे को पूरी IT कंपनीज के अंदर दिखता है इस टाइम पे, IT सेक्टर के अंदर, दैट इज द US डिमांड सॉफ्टनिंग। अगर यूएस के अंदर टेक ब्लो अप चलते रहा जैसे इस टाइम पे चल रहा है, एंड यूएस के अंदर अगर इन्फ्लेशन बढ़ते रही एंड यूएस में अगर डिमांड सॉफ्टन हुई, तो इनका जो डील और बुकिंग पाइपलाइंस है दैट विल टोटली ड्राई अप IT कंपनीज के लिए। तो जो इस टाइम पे बूम चल रहा है दैट माइट स्लो डाउन। सो दैट इज सेकंड की रिस्क इज यूएस डिमांड सॉफ्टनिंग। थर्ड इज एक्विजिशंस। अगेन जैसे अगर इन्होंने लोटस या नोट्स जैसा या कोई भी लेगेसी प्रोडक्ट्स अक्वायर कर लिए, मेरे को लगता नहीं कि अब ये करेंगे, दे हैव लर्न द लेसन, बट अगर कर लेते हैं तो देन दैट इज अ बिगेस्ट एंटीथीसिस पॉइंटर। माने फिर तो जो बेयर केस सिनेरियो है उससे भी बेकार आउटकम आएगा। स्टॉक विल गेट डी-रेटेड टू 15-13x P मल्टीपल। लाइक सेकंड लास्ट जो एंटीथीसिस पॉइंटर है दैट इज वेरी हाई अट्रिशन रेट्स, एंड लास्ट एंटीथीसिस पॉइंटर्स इज द मार्जिन्स फॉलिंग ड्रास्टिकली। अब यहाँ पे मैंने आपसे एक्विजिशन की बात करी, तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि इट हैज बीन अ वेरी वेरी एक्विजिशन ड्रिवन बिजनेस। मैंने प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस में बहुत एक्विजिशंस हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 products they bought from IBM. So this entire portfolio they bought for almost $1.8 billion and almost for a say price to sales multiple of 3x. राइट, फिर इन्होंने जो एक्टिन करके एक कंपनी है वो भी ली थी। फिर इन्होंने जो IBM के साथ और भी काफी सारी पार्टनरशिप्स करी है स्ट्रेटेजिक। नाउ यू कैन सी इट हैज बीन अ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ acquisition heavy strategy. So this can be a risk which is worth noticing. So this is the analysis of HCL Tech. And अब मैं जो investing जो SOIC investing checklist का winner है एक बारी उसको announce करूंगा। तो winner of the SOIC investing journal is आदित्य गुप्ता, एंड आदित्य गुप्ता का एक्चुअली 3rd या 4th कमेंट ही था पोस्ट पे, तो मैं कमेंट उस टाइम पे पढ़ ही रहा था। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपकी इन्वेस्टिंग नॉलेज काफी अच्छी है। And to claim your prize, just send us an email at info@soic.in. So with this, we'll go to the conclusion of the video. Thank you so much for joining us. And जो हमारी नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस होगा दैट विल बी ऑन अ डीपली अंडरवैल्यूड NBFC जो शायद से इस टाइम पे 1 year फॉरवर्ड पे 5 to 6 times प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।